अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 88 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश और आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिस मसले को हमने कल भी अपने शो में बयान किया था वो गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम रुलने लगी है। लोगों का यही कहना है कि गर्मी में गैस की लोड शेडिंग की ये हालत है तो सर्दी में आवाम क्या करेगी। दूसरी जानिब सूबे के जो गैस है वो दूसरे सूबों में लोग जलते हुए देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ की जो पैदावार है उससे मुस्तफीद दीगर सूबे के लोग हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ईद कुर्बा की आमद है, लेकिन मंडियों में इंतहाई जो है हमें रश तो नजर आ रहा है लेकिन खरीदार नजर नहीं आ रहे। और खरीदार नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि महंगाई ने जो है वो तूफान मचा रखा है। अवाम इंतहाई परेशान है। उनका यही कहना है कि मवेशी मंडी में जो कीमतें हैं जानवरों की वो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा दुगनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जानवरों की स्मगलिंग के हवाले से भी, जो कि हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद भी जोरों शोर से जारी है। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम जो मौजू शामिल कर रहे हैं वो है पीटीआई के सेनेटर आज़म स्वाति और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से। आपको हम बताते चलें कि पुलिस जो है वो कोई बगैर वजह बताए दरख्वास्त गुजारों के घरों पर छापे मारी है, ऐसा कहना है वकील का। इसके अलावा हम बात करेंगे महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात और आलात की ज्यादा कीमत पर खरीदारी के इंकशाफ के हवाले से। साथ ही साथ नैब नोटिस के मुताबिक आबिद मजीद को बयान कलमबंद करने के लिए 27 जून को तलब किया गया था। तो इसमें क्या पेशरफ्त हुई, इन सारी जो है आज के प्रोग्राम में इन तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पेशावर स्टूडियो से शहजादा फहद जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा हमें वीडियो कॉल पर इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे कैसर तनोली और फोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शमीम शाहिद। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। फहद, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप ये बताइएगा कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है गैस और बिजली की लोड शेडिंग की। माजी में तो हम देखते थे कि गैस की लोड शेडिंग होती ही नहीं थी, लेकिन अगर होती भी थी तो सर्दी में होती थी। अब तो गर्मी में भी लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। पहले तो सिर्फ बिजली की वजह से बिल बिला उठते थे, अब तो जो है घर में खाना पकाने के लिए चूल्हा भी नहीं जलता। ऐसे है ना कि जैसा आपने बताया पहले सर्दियों में ये मसला होता था, गैस की काफ़ी लोड शेडिंग होती थी, लोग फ़ान गैस वगैरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब गर्मियों में भी ये मसला शुरू हो गया और ना सिर्फ कमर्शियल जो सारिफिन हैं उनको मसला है, घरेलू सारिफिन को भी मसला है। सीएनजी स्टेशंस की बात करें तो तकरीबन 500 से ज़ायद सीएनजी स्टेशन हैं सूबे में, जो आपने अगर देखे हो सीएनजी स्टेशन के सामने कतारें खड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा मसला बना है। स्पेशली ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रिक्शा और टैक्सी जो चलाते हैं उनको काफ़ी मसला है। घरेलू सार्फिन तो बिल्कुल पिस के रह गए हैं। अपनी बात करें तो सुबह उठते हैं तो नाश्ते के लिए भी गैस नहीं होती, बाहर से मंगवाना पड़ता है। इवन अब सिलेंडर अब कितना ख़तरनाक हो गया, अभी रिसेंटली आपने देखा है गैस धमाके जो हो रहे हैं। तो गैस पे हम यही कह सकते हैं कि समझ नहीं आ रही गैस। हमें ये बताया जाता है कि गैस के नए ज़खायर निकले हैं, लकी मरवत में निकले हैं, तो वो गैस है कहाँ? हमारे हिस्से की जो गैस थी वो कहाँ है? सूबे में ऐसा हुक्मरान नहीं है जो कि वो पूछे, वफाक के साथ बात करें। हमारे गवर्नर साहब हैं क्योंकि वो वफाक के नुमाइंदे हैं, इसी तरह वज़ीर आला साहब भी हैं। इवन अपोजिशन आपने देखा होगा कोई अपोजिशन लीडर इस अवामी मसले पे बात नहीं करता, ना गैस पे बात करता है ना बिजली पे बात करता है। हमने देखा कि पिछली जो हुकूमतें हैं इसमें जो सिटिंग MPs थे, MNS थे, इवन वज़ीर आला जो थे वो भी उन्होंने बिजली पे भी बात की, गैस पे भी बात की। लेकिन इस दफ़ा निगरान हुकूमत के आते ही हम कोई बात ही नहीं कर रहा। हमें बेआसरा छोड़ा गया है, ना गैस की बात हो रही है ना बिजली की। बिजली की तो मैं आपको ये बात बताऊं कि बिजली तो लोड शेडिंग तो अपनी जगह, लेकिन जो कम वोल्टेज आजकल छोड़ा जाता है तकरीबन बहुत खतरनाक भी होता है। देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एहतियात लोगों को करनी चाहिए। बहुत हादसे भी इसमें हो रहे हैं। 100 और 80 बिजली छोड़ते हैं, उसके बाद एकदम से बिजली बढ़ा देते हैं, तो जो कंप्रेसर तो वो तो खामखा चलेगा। साथ एनर्जी लाइट्स हैं, मुख्तलिफ टीवी हो गया, तो ये मसाइल तो हैं और हम जो हैं वो बेयार और मददगारों ने छोड़ा हुआ है, ना निगरान हुकूमत पूछ रही है। इवन वफाक में भी हमारे जो मतलब लीडर हैं सियासी सतह पे जो कायदीन हैं उन्होंने भी हमारा पूछना छोड़ दिया। निगरान हुकूमत नहीं पूछ रही, वफाक से भी कोई जो है वो यहाँ पर रहम की नजर नहीं की जा रही। हमारे साथ वीडियो कॉल पर इस्लामाबाद स्टूडियो से कैसर तनोली साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, फहद की बात आपने सुनी होगी पेशावर में, स्पेशली बल्कि सिर्फ पेशावर में नहीं खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम बात करें तो इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग और फिर जो तवील लोड शेडिंग है उसका सिलसिला
मजीद तवील होता जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है इस सारे मामले पर? उनका कहना है कि निगरान हुकूमत तो बिल्कुल किसी मामले में जो है इस एक हसास तरीन मामला है। आप देखें गर्मी की शिद्दत को अगर हम देखें तो पंखा नहीं चल रहा, और फिर जो कम वोल्टेज की उन्होंने तरफ इशारा किया, तो आपको क्या लगता है वफाक की तरफ से क्यों नजर करम नहीं की जा रही खैबर पख्तूनख्वा पर इस हवाले से? फात की बात तो मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं आई, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, लेकिन जिन मौजूआत के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जो बात आप लोग कर रहे थे, मैंने उसको सुना, एजेंडा मेरे सामने है। मामला ये कि ये सवाल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किससे कर रहा है, ये एक बहुत पुराना मामला है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने सिलसिले हैं। इसको किसने बेहतर करना था, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ चीजें अगर आप लेके चलते हैं तो तब चीजों में बेहतरी आती है। अब आपके पास तो कोई प्लान ही नहीं है, आपकी तो कुछ किसी जगह पे कोई हुकूमत नजर ही नहीं आती, मामलात किसके सामने आप उठाएंगे? जिन इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा की आप जिक्र कर रहे हैं ना, गैस की और बिजली की लोड शेडिंग, फेडरल कैपिटल के अंदर लाइट जाती है, उसके आने का पता नहीं होता कि किस वक्त आएगी। कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता कि मामलात कब सुधरेंगे, कब बेहतर होंगे और कौन इसका जवाब देगा। तो बात ये है कि हमारे पास तो इस वक्त बताने को, और जो लोग जिम्मेदार हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने घरों के भी यही हालात हैं। उनके घरों में भी लोड शेडिंग होती है, लेकिन वसाइल वाले हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास जनरेटर है, उनके पास यूपीएस है, उनके पास सोलर सिस्टम है, उनके पास चॉइस है, लेकिन एक आम आदमी के पास ये सहूलियात और ये तमाम जो मुराद हैं ये दस्तयाब नहीं है। उनके मामला बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम आपके पास कोई शिकायत करने की जगह नहीं है। किससे आप बात करेंगे, किससे आप कहेंगे, कौन आपकी रोदात सुनेगा? ये सारी चीजें बिल्कुल बेमानी लगती हैं कि इसका कोई आपको नतीजा देगा। लेकिन हाँ, माजी के लोग, मौजूदा लोग जो इस सिस्टम के अंदर अभी भी मौजूद हैं, पहले भी रहे, वो सब इसके बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने अपना अपना हिस्सा इसके अंदर डाला, इस दवाई के अंदर, इस निज़ाम को खराब करने के अंदर, इन चीजों का सुधार ना लाने के अंदर वो सब लोग कसूरवार हैं। अगर वो चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करते, वो कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाते, तो ये चीजें इस तरह की ना होती। आज अवाम जिस सख्त हालात से गुजर रही है, चाहे वो किसी भी किस्म के हालात क्यों नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बुरे हालात हैं, बिजली लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, चले आजकल फिर आप लोग मैनेज कर लेंगे ना, लेकिन बगैर बिजली के जहां पर सिर्फ पंखा चलता है और शदीद 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होगा, तो उस पंखे को भी अगर कोई नहीं चला पाएगा तो वो कैसे मामलात को चलाएगा? वो कैसे उसके तो दिल से, उसकी जुबान से बदुआएं निकलेंगी गुमरानों की, हमने देखा निकलती हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दुआएं करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शमीम शाहिद साहब की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब। वालेकुम सलाम। शमीम साहब, आप बताइएगा अपना जो आपका सहाफती तजर्बा है, साल हो गए आपको इस फील्ड से वाबस्ता, आपने क्या कभी ऐसी रिपोर्टिंग की थी कि जिसमें आपको कोई हल नजर ना आया हो, सिर्फ मसाइल ही मसाइल हो और आप उनको बयान कर रहे हो? हम कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की बात करते हैं कि सोल्यूशन के साथ रिपोर्टिंग करना, तो क्या कोई सहाफ़ी अब सोल्यूशन बता सकता है या नहीं? जैसे कि कैसर साहब ने कहा कि कोई डर ही नहीं है जहां साइल जाए और अपनी जो है आवाज पहुंचाए। देखिए ना, हमारे आईन जो है ना ये बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आईन पर अमल दरामद किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। जिस तरह शहजादा फाद साहब ने और हमारे कैसर साहब ने बात की, यहाँ पर सुई गैस की लोड शेडिंग की, यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की, तो हकीकत ये है कि सुई गैस की ज्यादा सुई गैस जो है ना या बलूचिस्तान में पैदा होता है या खैबर पख्तूनख्वा में, ज्यादा बिजली जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा ही में पैदा होती है। और आइन के में ये दर्ज है कि सबसे पहले इस गैस और बिजली पर हक जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का है। अगर हमसे बिजली ज्यादा हो जाए तो तब ये होगा। ये एक बात ये है। दूसरी बात ये, अगर आप देखें तो 1958 से जो बिजली था, जो गैस थे, तो ये सूबाई सब्जेक्ट थे। जब 1 यूनिट अयूब खान की फौजी मार्शल लॉ ने 1 यूनिट नाफिज किया, उसने सूबों की सिर्फ इसी वजह से उन्होंने 1 यूनिट नाफिज किया कि मशरकी पाकिस्तान की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जाए, और यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान को एक सूबा करार दिया गया और मशरकी पाकिस्तान को एक सूबा करार दिया गया। मगर जब 1969 में 1 यूनिट खत्म हो गया तो सूबे तो बहाल हो गए, मगर सूबों की जो हुकूक थे जिसमें बिजली सरफेरस्त थी वो वापस नहीं लाए गए। उनका वो लाहौर में जो वापदा हाउस था वो वही क्या वही रह गया और सिर्फ मतलब सूबे वापस आ गए। अब भी यही सूरत हाल है कि अगर सूबों को
खुद मुख्तारी दी जाए, सूबों को आइन के मुताबिक हक दिए जाए, तो ये मसला हल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं एक और बात करता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो ज्यादातर हुकूमतें यहाँ पर मुस्लिम लीग की आई थी, पीपल्स पार्टी को बहुत कम अरसा मौका मिला था, यहाँ पर MMA की हुकूमत आई थी, और अब भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। मगर मौलाना फजल रहमान तो सिर्फ अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने साथियों के लिए तो वो वजारत लेते, मगर वो सूबाई हुकूक पर, बिजली जैसे मसले पर, NFC जैसे मसले पर, गैस जैसे मसले पर वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। शमीम साहब आपने एक बात की तरफ इशारा किया कि सूबों को खुद मुख्तारी मिलना ही इन तमाम मसाइल का हल है, लेकिन अगर हम जो कुछ ऐसे महकमों की मिसाल दें, कुछ ऐसे इदारों की मिसाल दें जिनको कि खुद मुख्तार किया गया है सूबाई सतह पर, उनकी हालात तो बड़े खराब हैं, तो फिर कैसे सिस्टम ठीक होगा? आप जरा इन महकमों के मेरे ख्याल में अभी तक मुदाखलत जारी है ना। ये जो 18वीं तरमीम थी 2010 वाली, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है अभी तक। मतलब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस वक्त तो ये आईनी तरमीम हो गया तो उसी वक्त मुझे सेनेटर अफरासिया फटक साहब की बात याद आ रही है। उसने कहा कि आज के बाद मरकज पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। अगर सूबों में काबिल और काम करने वाले हुक्मरान आ गए। बदकिस्मत ये है कि PTI की हुकूमत थी 2013 से 2023 तक। PTI की किसी भी वजीर ने, किसी भी वजीराला ने, किसी भी लीडर ने इमरान खान साहब को ये नहीं कहा था कि आप NFC का इजलास बुलाए। मुस्लिम लीग का नवाज शरीफ का हुकूमत था, किसी ने भी उनको नहीं कहा कि आप NFC को या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाए कि सूबाई हुकूक का तयन हो सके, ये सूबाई हुकूक दिए जा सके। बदकिस्मत ये है कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये 2010 के बाद जो हुकूमतें थी, बिल्कुल इसमें PTI वाले भी शामिल है, इसमें मुस्लिम लीग वाले भी शामिल है, इसमें ENP और पीपल्स पार्टी की कोalition हुकूमत शामिल है। ये उनकी नाकामी है, उनकी नाअहली है कि वो अपने इस हुकूक को हासिल न कर सके और अपने इस आईनी हक को एक्सरसाइज न कर सके। बिल्कुल ठीक है। फहद आपकी तरफ आते हैं, यही सवाल आपकी तरफ भी है कि जो मैंने शमीम शाह साहब से पूछा, आपको क्या लगता है कि जिन जिन जगहों पर खुद मुख्तारी मिली भी है तो वहाँ पे क्यों जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई, क्यों मसाइल हल नहीं हो सके, जो कि तू हैं? देखें, अगर इसके लिए आपको मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ महकमे डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। जैसा कि शमीम साहब ने बताया कि यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, मुख्तलिफ कोई ऐसा हमारे पास कोई लीडर नहीं था, स्ट्रक्चर भी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर आपने देखा है तो हमेशा सियासी हुकूमत के दबाव में उन्होंने काम किया। मतलब एज ए ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने कभी भी अपने सूबे के लिए काम नहीं किया। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं 2010 के बाद या उससे जितनी भी पहले हैं तो हमेशा ज़ेर असर रही हैं। इसी वजह से हमारे महकमे जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। इसमें जितने भी सूबाई महकमे की बात करें, इवन छोटे जो छोटे महकमे हैं उससे लेके जो बड़े महकमे हैं जो जिनका ताल्लुक डायरेक्ट अवाम से है, उन्होंने भी अवाम के मफाद के लिए काम नहीं किया। तो सिस्टम तब ठीक नहीं होगा जब तक यहाँ तक ब्यूरोक्रेसी और जो सियासी क़यादत है वो काम ना करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कुछ सालों में भी हमारे जो हालात हैं, स्पेशली गैस और बिजली के जो हालात हैं वो ठीक होने वाले हैं। बिल्कुल। और अस्पतालों की जो खुद मुख्तारी थी उसका तो हमने हशर देख लिया कि कितना बुरा निज़ाम हो चुका है कि वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ मसाइल और करप्शन की आवाज़ें आती हैं। सबसे इस 2013 और उसके बाद जब हमें बताया गया कि यार सूबे में तब्दीली आ रही है और नया खैबर पख्तूनख्वा बन रहा है, तो अपने अस्पतालों की बात की, आप अस्पतालों का हाल उठा लें, इवन पुलिस का हाल उठा लें। ये बताया गया कि मिसाली पुलिस बन गई है ना, तो मेकअप करके उन्होंने पुलिस को एक मॉडल पेश किया जो दीगर सूबों में उन्होंने देखा, जो मुल्तान में बैठा है या नहीं बखर में बैठा है या सिंध में बैठा है, तो उसने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तो काफ़ी ठीक हो गई है। सिर्फ ये बड़ा चढ़ा के पेश किया गया, हुआ कुछ भी नहीं था। जितने भी जो मुअत्तल किए गए थे, तो हालात जूं के तूं ही हैं। यहाँ बिजली के लिए कोई बड़ा मंसूबा शुरू ही नहीं किया गया। अभी शॉर्टफॉल की बात करें तो तकरीबन 3400 मेगावाट जो बिजली है दरकार है और 2200 जो है वो उनको फराहम की जा रही है। तो और उल्टा और बिजली चोरी देखें, MPAs इसमें मुलविस हैं, हालांकि बहुत बड़े बड़े एरिया हैं पेशावर के जो बिजली चोरी में मुलविस हैं और उनकी बैकअप पे सियासी लोग हैं। तो ये सूबाई महकमे कैसे खड़े होंगे? लेकिन खमियाजा तो उन एरियाज को भी भुगतना पड़ा है जहाँ पर लाइन लॉसेस नहीं है, जो पूरे के पूरे बिल देते हैं।
तो मसला तो यही है कि मॉनिटरिंग नहीं है, और जैसे कि आपने भी कहा कि एक स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। प्रोग्राम में नाज़रीन हमारा जो अगला मौजू है वो ईद कुर्बान के हवाले से है। बस एक ही दिन है ईद कुर्बान में, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे थे इतने दिनों से कि शायद मंडियों में जो जानवरों के रेट हैं वो कुछ कम हो तो वो खरीदारी करेंगे। शमीम शाहिद साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि शमीम साहब ये बताइएगा, आपने कुर्बानी का जानवर खरीद दिया, और अगर लिया तो कितना भाव ताव करना पड़ा? हम तो मतलब देखें, हम तो जॉइंट फैमिली है, खरीद तो है, खरीदते हैं। मैंने तो खुद नहीं खरीदा, मेरे भाइयों ने खरीदे हैं। कीमत में अगर आपको बता दूं तो कीमत ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मंडी में जो कीमतें हैं जानवरों की, उनके हवाले से ईद में बस एक ही दिन रह गया है। कैसे तनवीर साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे। कैसे साहब बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? अच्छा फातिमा, अगर आपने मुझसे सवाल किया क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही। कैसे साहब ये बताएगा कि मुझे अंदाजा है कि मुझसे सवाल किया है जी। कैसे साहब इस्लामाबाद की मंडियों में आपको क्या सूरत हाल हालात है ना, जो गरीब थे ना, ये जिनके हालात खराब थे, वो कहते हैं सदा से खराब थे। वो उनकी हालात कभी ऐसे हुई नहीं कि वो महंगे जानवर खरीद सकें, वो बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर सकें। और जिन्होंने करने होते हैं ना, ये जो करते आए हैं वो आज भी कर रहे हैं। वो फेडरल कैपिटल के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर अरसा दराज से जिनके हालात अच्छे होते थे वो 8 जानवर भी लाते थे, 10 जानवर भी लाते थे कुर्बानी के लिए एक ही घर के अंदर जी। और आज भी वो सिलसिला जारी है, उन्होंने उसको मेंटेन रखा। हालांकि हालात बहुत सख्त हो गए, मौत के हालात हमारे सामने हैं, कारोबार की लोग, हर बंदा शिकायत करता है कि जी कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मंडियों में इस वक्त जानवर बेतहाशा मौजूद हैं। और जहाँ तक रेट्स की बात है, वो भी शमीम साहब ने सही फरमाया कि जितना गाहक होता है ना तो उसी हिसाब से रेट भी होता है, आपसे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन इस वक्त हालात आम आदमी के लिए तो अच्छे नहीं है, तो वो जानवर आपको मुनासिब रेट भी मिल सकते हैं, लेकिन वो मुनासिब पैसे भी आपके पास, जिसने जो तनख्वाहदार है, जो सरकारी मुलाजिम है, वो पूरा साल इकट्ठे करता है पैसे कि मैं कुर्बानी कर सकूं और मैं वो मुझे कोई जानवर उन पैसों में मिल जाए, तो वो उसके लिए मुश्किलात जरूर हैं। और ये सिलसिला हर जगह पर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन जो लोग तगड़े थे, जो लोग पहले से इस सिलसिले को बड़े अच्छे से निभाते थे, वो बेशक सख्त हालात भी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना कुर्बानी के वो जानवर जो सारा सिलसिला कर रहे हैं, चाहे रेट जो भी हो या हालात ऐसे भी हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि कुव्वत खरीद जिसकी नहीं है तो उसकी तो नहीं है, और जो सकत रखते हैं, जो कि अफोर्डेबिलिटी जिनकी है, तो वो पहले भी कुर्बानी करते थे, आज भी कुर्बानी करते हैं। फहद आप बताइएगा, हाई कोर्ट की जानिब से इस मसले के हल के लिए जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं और बताया गया है कि अफगानिस्तान में जो एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको पेशावर की मंडियों में, क्या इस अहकाम के बाद कुछ आपको फ़र्क महसूस हुआ, जानवरों की कीमतों में कमी हुई, आपको नज़र आई? देखें, हाई कोर्ट की जानिब से पेशावर बार ने एक रिट दायर की जिसमें बताया गया कि यार गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है, उसकी मुंतकली हो रही है जानवरों की, मवेशियों की। एक्शन तो अच्छा था, रिट भी मंजूर हुई और समात भी हुई, इस पर डायरेक्शन दी गई कि आप इसको रोकें। आज उसकी समात, फाइनल समात थी, जो रिट निपटा दी गई है। उसमें यही बताया गया है कि उसमें वकील ने ये भी इस्तदा की है कि पिछले उसमें ऑर्डर में आपने बताया था कि मुंतकली उसको रोकें, लेकिन मुंतकली रुकी नहीं है। हम गुज़िश्ता रोज़ जब हमारा तुरखम जाना हुआ तो हमने रास्ते में देखा कि गाड़ियाँ भरी हुई हैं मवेशियों की, वो तुरखम बॉर्डर से पार हो रही हैं, बाकायदा जा रही हैं। रेट्स, जैसा कि शमीम साहब ने बताया, रेट्स पे बात करें तो स्पेशली रेट्स जो व्यापारी हैं जो दीगर सूबों से मवेशी लेके आए हैं, देखें वो अब इस वक्त इस पोजीशन में है कि अब कोई भी आके उनसे ख़रीदारी कर ले। अच्छा ठीक है, ऐसे मंडियों में आपको लग रहा है कि मतलूबा रेट्स जो देखें रेंज में है लोगों की, उस पे उनको मिल जाएगा जानवर? और रेंज तो जो वो जहन बना के आए हैं ना, तो वो रेंज में तो मुश्किल है। अच्छा। अब महंगाई बढ़ गई है। अगर एक मवेशी, एक जानवर जो है कुर्बानी के लिए अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए में दे रहे हैं तो आपकी ताकत भी होनी चाहिए। अगर 2 से 3 बंदे मिलकर कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अकेला बंदा मेरे ख्याल में, यानी आपको लग रहा है कि अब जो है इज्तिमाई कुर्बानी करो, जानवर महंगाई की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। महंगाई की वजह से अब बढ़ रहा है। बल्कि मैं ये बात करूंगा, बड़े जानवरों की निस्बत छोटे जानवर काफी महंगे हैं। आज अगर एक बकरे की बात करें, मैं क्योंकि हमारा काम यही होता है, सुबह से मंडियों में होते हैं,
रिपोर्टिंग। एक बकरा जो है पिछले साल, अगर गुज़िश्ता साल वो अगर 35 और 40 हज़ार रुपए का मिला था, आज वो 55 हज़ार रुपए का मिल रहा है। महंगाई है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो कुव्वत खरीद भी वो हो गई है ना, कम हो गई, इस वजह से लोगों को महंगाई ज्यादा लग रही है। हालांकि वो व्यापारी और जो जिन्होंने जानवर बेचने होते हैं वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से डील हो जाए, वो जानवर ले जाए हमसे, क्योंकि अगर ये 2-3 दिन है, मतलब कल का दिन है और ईद का पहले दिन हो गया, अगर वो रह गया जानवर तो फिर सारा साल क्या करेंगे इस पे। तो पोजीशन ऐसी कि बार्गेनिंग में कर लें, आपको मिल जाएगा जानवर, मिल जाएगा। शमीम साहब की तरफ चलेंगे। शमीम साहब, हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि अगर 100% अमल दरामद हो इस तरह के अहकामात पर तो कितना असर पड़ सकता है इन्फ्लेशन पर और मंडियों पर, और लोग कितने बेहतर तरीके से खरीदारी कर सकते हैं? अदालत के फैसले से मैं मतलब समझता हूँ कि अगर हम देखें ना तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बिलखुसूस हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा के खित्ते हैं, यहाँ से मतलब ये जो लेन देन है, या जिसको हम स्मगलिंग भी कहते हैं या जिसको हम दो तरफा तिजारत भी कहते हैं, ये बहुत पुराना सिलसिला है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से एक नफ्सियाती असर तो पड़ा है, जाहिर है उसमें कीमतें जरा ज्यादा होंगी, मगर कीमतों के साथ साथ जो स्मगलिंग में रिश्वत का सिलसिला है वो जरा ज्यादा हो गया। अब ये मतलब जिस तरह फहद ने भी कहा, ये स्मगलिंग मतलब ये रुकती नहीं है, यहाँ से वहां और वहां से यहाँ। तो ये मतलब इसमें पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से ये हुआ कि जो रिश्वत का रेट था वो जरा ज्यादा हो गया है। स्मगलिंग मतलब अगर पहले 10 जाती थी तो अब मतलब 6-7 जाएंगी, इतनी 20-30% की कमी हो जाएगी स्मगलिंग में इस हाईकोर्ट से। मगर ये जो फहद ने बात की है ना, जो छोटे जानवर जिसमें बकरा है जिसमें दुम्बा है, इसकी कीमतों की असल वजह ये है कि माजी में अगर आप देखें तो 4,000, 5,000, 10,000 के करीब मतलब सालाना दुम्बे अफगानिस्तान से आते थे। जब वो आते थे तो जिस वक्त वो लंडी कोतल पहुंचते या गुलाम खान के रास्ते या दीगर रास्तों से वो आते थे तो उसी वक्त मंडियों में काफी असर पड़ता था। अभी हालत ये है कि सिर्फ 500 दुम्बे जो थे मेरे मालूमात के मुताबिक वो चमन के रास्ते आए थे, और फी दुम्बा उस पर 4,500 रुपया खर्चा भी आया था, क्योंकि उन लोगों ने रिश्वत देना था। जाहिर है अब मतलब यहाँ पर तोरखम के उस पार बहुत दिनों से वहां दुम्बों के रेवड़ है, मगर उसकी इजाजत नहीं देती। तो जब इजाजत नहीं देती तो जाहिर है यहाँ पर कीमतें ज्यादा होगी। लेकिन शमीम साहब मेरा एक सवाल है, ये नहीं है शमीम साहब मेरा बिल्कुल नहीं आते। शमीम साहब मेरा एक सवाल है, हमारे नाजरीन के भी जहनों में जरूर आ रहा होगा कि अगर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद यहाँ से माल वहां आप कह रहे हैं कि फिर भी जाता है, तो सवाल तो यह है कि अगर अहकामात पाबंदी के ही हैं तो फिर वहां से भी तो उतनी आसानी से आ जाना चाहिए रिश्वत देके। बिल्कुल आते हैं, मगर वहां वो जो हजारों की तादाद में है ना, वो हजारों की तादाद में नहीं आ रहे। अब वो मतलब कोई 2 ले आता है, कोई 3 लेके आता है। पहले तो 1000 जब इजाजत दे दे तो 1000 कंटेनर, पहले तो किसी वक्त में 2015 से पहले तो बिल्कुल रेवड़ जो थे वो तो हम से अफगानिस्तान से आते हमने देखे थे, जिसमें सैकड़ों भेड़ बकरियां एक ही वक्त में आते थे। अब तो मतलब 2012 के 15 की बात फिर मतलब कंटेनर में आ जाते थे, ट्रकों में आ जाते थे। अब तो वो ट्रकों और कंटेनरों में भी नहीं आती, स्मगलिंग अब भी होती है मगर बहुत कम तादाद में। बिल्कुल ठीक है। तो फहद आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला है अदालती, जैसे कि यहाँ से माल वहाँ जाने को इसलिए इस पाबंदी लगाई गई है कि यहाँ लोगों को रिलीफ मिले, कीमतें कम हो, तो फिर ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा कि अगर वहाँ से दुम्बों की जो इंपोर्ट है उसको होने दिया जाए? देखें, जैसा शमीम साहब ने बताया कि अफगानिस्तान से जो दुम्बे और जो बकरे हैं वहाँ ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ आबादी चूँकि कम है और सरसब्ज मुल्क है, तो वहाँ लोग पालते बड़े शौक से पालते हैं और बड़े बड़े रेवड़ पालते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसको इजाज़त दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ से अगर इम्पोर्ट होगी ना छोटे जानवरों की तो उसका असर हमारे सूबे पे बहुत होगा, क्योंकि हमारे सूबे में स्पेशली पंजाब में छोटा जानवर लोग पसंद करते हैं। तो अगर वहाँ से अगर इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी हुकूमत दे दी थी तो यहाँ पे लोगों को कम से कम रिलीफ मिल जाना था। चलें ठीक है, अगर वहाँ पे बड़े जानवर लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड यहाँ ज्यादा है, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में पसंद ही दुम्बा किया जाता है। एग्जैक्टली, तो वो इवन पंजाब में भी बकरा और दुम्बे का, क्योंकि वहाँ पे रखना भी मुश्किल हो जाता है और दुम्बा ऐसी हो जाता है कि एक फैमिली, एक पर्सन अगर वो तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखता है वो बंदा, तो वो अफोर्ड कर सकता है, वो अपने लिए दुम्बा या वो चीज सवाब भी मिल जाता है और वो कुर्बानी भी हो जाती है। तो ये अगर इसको बजाय इसकी पाबंदी लगाई जाती, इसको इजाजत दी जाती, एक तो हमें इस पे रिलीफ मिल जाता और दूसरी कुर्बानी भी हो जाती। बिल्कुल। कैसे तोनी साहब आपकी तरफ आएंगे, आपको क्या लगता है क्या
ये जो बात हम कर रहे हैं दुम्बों की बिलखुसूस इंपोर्ट के हवाले से, आपको क्या लगता है अदालती अहकामात को अगर हम देखें तो एक जानिब तो इसलिए एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई गई है कि महंगाई में कमी हो, दूसरी तरफ जो दुम्बों की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है उससे महंगाई बढ़ रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या बेहतर हल होना चाहिए? अच्छा, मुझे नहीं पता कि इस वक्त बॉर्डर सिचुएशन क्या है, लेकिन इतनी इतलात जरूर मौजूद हैं कि स्मगलिंग हो रही है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, एक तो हाई कोर्ट का बिल्कुल पाबंदी मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ हमसे आज से कोई 1 महीना पहले या 20 रोज पहले कुछ बहुत सारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उन्होंने रब्ता किया कि जी सैफरॉन से जो मिनिस्ट्री है उनसे कुछ ऐसी बातचीत हो जाए, कुछ ऐसे मामलात हो जाएं कि हम लोग जानवर एक्सपोर्ट कर सकें और अपने पड़ोसी मुल्क, और उसके लिए जाहिर बात है उनकी एनओसी रिक्वायर्ड होती है, वो एनओसी देते हैं तो उसके मुताबिक उसके अंदर आपकी तमाम तर चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मिनिस्ट्री की, बाकी इदारों की, उनको पूरा करना पड़ता है, तो वो अलाउ करते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया वो हाई कोर्ट का डिसीजन था। दूसरी तरफ जिनको इजाजत नहीं मिली और एनओसी, क्योंकि इस वक्त जो फेडरल मिनिस्टर हैं सैफरॉन के वो हमारे वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर भी हैं, सेनेटर कलाम महमूद साहब, तो उनसे इस हवाले से बरात से मौक़िफ़ से उन्होंने कहा जी कि हम लोग तो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और खासतौर पर ऐसे मौक़ों के ऊपर जब कुर्बानी हो और लोगों ने ईद उल अज़हा पे कुर्बानी बड़ी तादाद में करनी होती है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जितने भी इस वक्त हमारे पड़ोसी हमसाया ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पर ये सिलसिला होता है, तो इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए, मामला होना चाहिए। अगर हम लोग इसको लीगल नहीं करते, अगर एनओसी जारी नहीं करते, तब भी ये मामला होता है, तब इस मामले के अंदर ना तो हुकूमत को कुछ आता है और ना ही जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको कुछ आता है। इसमें फिर निचले लेवल पे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो फिर निचले लेवल पे सेटिंग करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, बॉर्डर की बाढ़ का जो मामला है वो आपके सामने है, लेकिन बड़ी तादाद में कम से कम जो छोटे लेवल पे ये चीजें निचली सतह पर फिर हो रही होती हैं और अब भी हो रही हैं। बिल्कुल, जहां रिलीफ मिलना चाहिए वहां रिलीफ नहीं मिलता, मिडल मैन आता है और सारा मुनाफा खा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर इसको लीगल कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को बिलवास्ता फायदा हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अगला मौजू हम शामिल करेंगे पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ केस के हवाले से हम बात करेंगे। वकीलों का कहना है कि पुलिस बगैर कोई वजह बताए दरख्वास्त गुजारों के घरों पर छापे मार रही है, जबकि इस हवाले से सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है, जवाब तलब कर लिया गया है। शमीम शाहिद साहब की तरफ चलेंगे। शमीम साहब, क्या इतलात हैं आपके पास इस हवाले से? इतलात तो ये कि अब क्रैकडाउन शुरू है पीटीआई की लीडरों के खिलाफ, छापे भी मारे जा रहे हैं, मगर अभी तक मुराद सईद के हवाले से तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें आजम जो साबिक चीफ सेक्रेटरी है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खान, वो कई दिनों से लापता है, अभी तक पता नहीं चलता। मगर ये है कि इनको तो जाहिर है गिरफ्तार किया गया है। मगर मैं एक बात करता हूँ, आज जो है ना एक वाक़या हुआ है और वो है अली मोहम्मद, जिनको 6ठी बार गिरफ्तार किया गया है। ये ठीक है कि सूबा वफाकी हुकूमत या जो मुक़्तदिर इदारे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनको उनके खिलाफ मतलब छापे मारे जा रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। आईन के लिहाज से इन लोगों को जो कुछ भी करना चाहिए तो आईन और कानून के दायरे में करना चाहिए। इन लोगों को सफाई का भी मौका देना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ भी चादर और चारदीवारी की जो वायोलेशन हो रही है नहीं होना चाहिए। और इसकी जो है ना इसके रद्द-ए-अमल में अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की हमदर्दियां बढ़ रही है। ये ठीक है कि वो कहते हैं कि उनसे लोग चले गए पर सटक गया, फलाना गया, मगर ये कि आम लोगों की हमदर्दियां, क्योंकि लोग जुल्म के खिलाफ होते हैं, लोग जो है ना वायलेशन के खिलाफ होते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं खुद मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है या इमरान खान के साथ जो कुछ, ठीक है इमरान खान ने अपने वक्त में काफी गलतियां की थी, मगर ये नहीं है कि गलती को ठीक करने के लिए या उस गलती का इजाला करने के लिए एक और गलती की जाए। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। और ये जो इक़दाम हो रहे हैं, ये घरों पर छापे जो मारे जा रहे हैं, ये जो चादर और चारदीवारी की वायलेशन हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। इसी किस्म के इक़दाम अगर हम देखें तो किसी वक्त में नेशनल अवामी पार्टी जो जिस पर अब पाबंदी लग गई थी, तो इसके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी बहुत ज्यादा किए थे।
उस वक्त भी जो देश के वो लीडर्स थे, जो कारकुन थे, उन पर के खिलाफ यही कुछ हो रहा था, बल्कि इससे भी ज्यादा हो रहा था। तो मेरे ख्याल में वो नेब जो है ना वो अभी तक जिंदा है। इसी तरह अगर हम देखें बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ था माजी में, अब क्या कुछ नहीं हो रहा है, मगर इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप आवाज को दबा सकेंगे। मेरे ख्याल में आवाज को जबरदस्ती से, आवाज को तशद्दुद से नहीं दबाया जा सकता, जेलों से तो कम अज कम नहीं दबाया जा सकता। एक सियासी पार्टी है, एक सियासी पार्टी के साथ सियासी तौर पर मामलात को तय करना होगा। बिल्कुल ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको रिस्पेक्ट दी जाए। कैसर साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपने शमीम शाहिद साहब की भी बात सुनी होगी, इनका जो मौक़िफ़ था, जाहिर है वो तो उनकी ज़ाती राय थी। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो हम PTI के सेनेटर आज़म स्वाति और साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद की गिरफ्तारी के हवाले से बात कर रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं घरों में, और क्या आपका कहना है इस हवाले से? आपको क्या लगता है कि ये कितना जस्टिफाई है कि बगैर इतला के, बगैर वार्निंग के किसी के घर में घुस के इस तरह से छापे मारे जाएं? सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी हो गया इस हवाले से। अच्छा फातिमा, मैं शमीम साहब से थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ है इस सारी गुफ्तगू के ऊपर। मामला ये है कि हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि ये हमारी रवायात के खिलाफ है। हमारी रवायात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी के घर में किसी की चादर चार दीवारी को अगर आप पामाल करेंगे तो उसके ऊपर ऐसे ही रिएक्शन आएगा और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई उसको अच्छा नहीं कहता कि कोई मेरे बगैर पूछे, मेरी बगैर मर्जी के मेरे घर में दाखिल हो जाए। तो मामला ये है कि यहाँ तक तो ये बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम है, चाहे वो कोई अगर किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा है, किसी के ऊपर डकैती का मुकदमा है, किसी के ऊपर कत्ल का मुकदमा है, किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, तो वो इस सारी सूरत हाल को जानते हुए कि कल इसका रिएक्शन कुछ ऐसा भी आ सकता है, कोई मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे घर पे भी रेड कर सकता है, मेरे घर के किसी फर्द को भी शामिल तफ्तीश कर सकता है, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। दूसरी बात यह है कि फिर आपको खुद इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखते हो, आप ब्रेव हो, आप दिलेर बने, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप अपनी गिरफ्तारी पेश करें। चाहे इसके कि लोग आपके घरों में घुसें, फोर्सेज आपके घरों में आए, आपके बंदों को घर से उठा के ले जाएं, ये किसी भी तौर पे इसकी कोई हिमायत नहीं करता। लेकिन मामला यह है कि इसके लिए जो आपने काम किया है उसको आप फेस करें। आपने अगर इस मुल्क के अंदर रहना है, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर आपने इन तमाम तर चीज़ों को फेस करना है। फिर आप खुद गिरफ्तारी पेश करें, फिर आप तमाम तर मुकदमात का सामना करें। अली मोहम्मद खान साहब नर आदमी है, 5 दफा जेल से उनको रिहा किया गया, छठी बार गिरफ्तार हुए ऑर्डर्स के ऊपर, तो उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया, फेस कर रहे हैं। शरियार खान अफरीदी साहब को आप देख रहे हैं, 2-4 दफा उनको अदालती अहकामात के ऊपर रिहाई के ऑर्डर्स हुए, उनको फिर गिरफ्तार कर लिए, फेस कर रहे हैं। इसी तरह आप मर्द बने, आप बड़े फैसले करें, आप दिलेर बने, आप सामने आए, आप इन चीजों को फेस करें। छुप के मामला आप आगे नहीं चला सकते। छुप के आप अगर कहेंगे कि मैं लीडर बन जाऊंगा, मैं पॉलिटिशियन हूंगा, मैं पॉलिटिक्स कर लूंगा, और फिर उसको बुनियाद बना के कि मुझे कोई गिरफ्तार न करे, मेरे किसी फर्द को कुछ पूछताछ न करे, मुझसे कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो सके, तो ये कानून इस चीज की इजाजत देता है, बिल्कुल देता है कि आपके बारे में अगर कोई मालूमात चाहिए, आपके किसी अजीज के पास वो मालूमात हैं, आपके किसी भाई के पास वो मालूमात है, आपके वालिद के पास वो मालूमात है। आम केसेस के अंदर भी ऐसा होता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेती है तमाम तर जो आपके करीबी लोग होते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ किसी ने लीडर बनना है, कोई लीडर है, तो आके तमाम तर मुकदमात को फेस करे और तमाम तर चीजें जो हैं अकायद के मुताबिक उसको कानूनी तरीके से डील करे। बिल्कुल ठीक है। फाद, आपकी क्या राय है इस हवाले से? हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने तो अपनी अपनी हमें मौक़िफ़ से आगाह किया, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से? हकीकत ये है कि जरा मिक्स है, बाज़ इलाकों में ज्यादा है, बाज़ इलाकों में कम है, और इसकी असल वजह यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से जानवरों को खरीदने वाले कम है इस साल। अगर मैं खुद मैंने देखा है तो खरीदने वाले कम है, इसी वजह से जानवरों की कीमतें जो होना चाहिए था वो नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। और आप कह रहे कीमतें भी कम है या खरीदार कम है? बिल्कुल, खरीदार भी कम है, कीमतें भी कम है। अच्छा। इसी वजह जब आपकी मार्केट में, ये तो इकोनॉमिक फार्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई के बिल्कुल, तलब और रसद होती है, जब डिमांड कम हो तो कीमत भी कम होती है। तो यही सूरत हाल है इस वजह से। शमीम शाहिद साहब के मुताबिक कीमतें इस वक्त मार्केट में कम है, मंडियों में कम है, लेकिन क्या इस्लामाबाद की मंडियों में भी यही हाल है? और फहद का क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो उनसे भी जानेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाजरीन एक छोटे से ब्रेक का, साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बगैर वजह बताए घरों में छापे मारना, देखें शमी साहब ने बात की है, इसके साथ तनोली साहब ने बात की है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जब
आपके ऊपर कोई केस होता है, नॉर्मली हमने देखा है कि पुलिस का जो मतलूब शख्स होता है उसके भाई को उठा लेते हैं, उसके बेटे को उठा लेते हैं। ये इनका तरीका होता है कि किसी तरीके से जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है या जिसको चार्ज किया गया है एफआईआर में, वो किस तरीके से कानून अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मसला ये है कि यहाँ पे जो लीडर हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर कहते हैं, वो छुप रहे हैं। मुराद सईद की बात करें और जितने भी लीडर्स हैं, इवन पिशावर के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, कामरान बंगश हो गया, साद तैमूर, झगड़ा हो गया, फजल लाई हो गया, जितने पीटीआई एमएनएस थे, एमपीएस थे, और वो जो फ्रंट लाइन पे थे, जो जिनका नारा था वो अब रूपोश है। बिल्कुल, कहाँ रूपोश हैं ये हम आपसे ब्रेक के बाद पूछेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं कुछ देर में। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई के जो मकबूल लीडरान थे उनके रुपोश होने के हवाले से। कहाँ रुपोश हैं वो फहद हमें इस हवाले से बता रहे थे। फहद, बताइएगा, अब तक कुछ इतलात हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा वो मरकजी क़यादत ही जो हमें नज़र नहीं आ रही। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे पिशावर की, क्योंकि पिशावर के जो एमएनए या एमपीएस थे, क्योंकि फ्रंट लाइन पे थे, बड़ा शहर है, कारकुन उनके साथ थे, क्योंकि जलसे जुलूस में भी वो नुमायाँ ही थे। हमने ये देखा कि सुनने में आया कि मुराद सईद को करक से गिरफ्तार किया गया, पहली खबर थी, जो बाद में बताया गया कि नहीं है। इसी तरह अब सुनने में ये आ रहा है कि असद कैसर साहब भी हैं, वो बैरून मुल्क चले गए, पिछली दफ़ा बताया, लेकिन तस्दीक इसकी हो नहीं सकी। इसी तरह जो साबिक वज़ीर आला, इसके बारे में बताया जाता है कि वो इस्लामाबाद में है और किसके पास हैं वो भी सबको पता है। तो ये भी इतलात थी कि गिलगित में सब बैठे हुए हैं। ये फर्स्ट ये इतलात थी, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए हैं, इधर ही हैं, मुल्क के अंदर ही हैं। कुछ रहनुमा जो हैं वो ठीक है, वो बाहर चले गए हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हैं। गिरफ्तारियाँ नहीं दे रहे। इन्हें ये समझ अपने जहन में इन्होंने ये बिठाया होगा कि बस चले हम काफ़ी अरसे तक रूपोश होंगे और मामला ठंडा हो जाएगा। मेरा ख्याल है अगर आप सियासत आपने करनी है, पाकिस्तान की बात से कितने इत्तेफाक करते हैं आप? उन्होंने कहा कि सामने आए। बिल्कुल 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ। पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ ऐसी ही होती हैं, मुकदमों का आप सामना करें। जो एलिगेशंस आप पे लगे हैं, जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं, नई बात तो नहीं है। इससे पहले मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ होता रहा है। इवन जेलें काटियाँ आप उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें, मुस्लिम लीग नून की देख लें, पीपल्स पार्टी की देख लें, इसी तरह ANP की देख लें, ये होती रही है। उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा, ना ही उन्होंने सिस्टम को छोड़ा है और आराम से जाके बैठ गए। इसका ये मतलब उन्होंने दोबारा नहीं आना सिस्टम में, या उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, यही हो सकता है ना। अगर आप छुप रहे हैं और आप जो आपका कारकुन है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको अगर आप पूछेंगे नहीं, उसकी दादरसी नहीं करेंगे, उससे पूछेंगे नहीं, तो इसका मतलब आपने दोबारा सियासत में नहीं आना। तो हमें तो ये लग रहा है कि जो लीडर्स हैं जो इस वक्त छुपे हुए हैं, तो उन्होंने दोबारा सियासत नहीं करनी, इस वजह से वो छुपे हुए हैं। शमीम साहब, आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ होगा इस हवाले से। जो रूपोश है पीटीआई की मरकजी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में, ऑल्दो कि हमने पंजाब में तो देखा कि वहाँ से धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ की गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मामला काफ़ी ठंडा लगा है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या खुद से ढील दी गई है उनको, या वो वाकई रूपोश होने में अब तक कामयाब रहे हैं? देखिए ना, यहाँ पर तो इसकी आपकी बात सही है कि पंजाब की निस्बत यहाँ पर गिरफ्तारियां कम हुई है, मगर मैं समझता हूँ कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में वफादारियां भी बहुत कम तब्दील हुई है। अभी तक अगर आप देखें तो सिर्फ सिवाय परवेज खटक या 1-2 MNAs या जो थे, उनके अलावा कोई और बड़ा लीडर जो है ना वो अभी तक इमरान खान से नहीं चला गया। इमरान खान से उन्होंने अपनी वफादारियां कायम रखी है, और ज्यादातर लोग यही है। और यहाँ पर कोशिश ये है कि किसी तरीके से जिस तरह पंजाब में लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे करवाया गया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी एक कोशिश है, मेरे मालूमात के मुताबिक जो ज्यादातर लीडर है उनके साथ उन पर अभी तक दबाव बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह परवेज खटक साहब को और असद कैसर साहब को मुज़ाकरात के लिए बुलवाया गया और फिर उन्होंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया, तो यहाँ पर अब भी मतलब खुफिया तरीकों से या अंडरग्राउंड जो है ना उन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। इसी वजह से अगर देखें तो एक अली मोहम्मद खान गिरफ्तार है, 1-2 और गिरफ्तार है, मगर ज्यादातर लीडर जो है वो यहाँ के रूपोश है। कुछ यहाँ मुल्क में है, कुछ मेरे ख्याल में कोई बैरूनी मुल्क नहीं जाए। अगर देखा जाए तो सबसे पहले मुराद सईद के बारे में कहा जा रहा था कि वो तुर्की पहुंच गया, वो अफगानिस्तान पहुंच गया, मगर इतलात यही है कि वो तमाम यहाँ पर है। कोई कराची में, कोई लाहौर में, कोई गिलगित में होगा, मगर ये कि ये लोग चले नहीं गए, इन लोगों ने मुल्क नहीं छोड़ा।
अब इन पर दबाव तो बढ़ाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। जिस तरह मतलब जो हालात है, तो कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान को आइसोलेट किया जाए, इमरान खान को पर प्रेशर बढ़ाया जाए, और उनकी आइसोलेशन तब मुमकिन होगी जब ये तमाम लोग उनके साथ उनसे चले जाए, या कुछ लोगों को मतलब उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बना दिया जाए। तो यही सूरत है। मगर मैं पहले भी अब भी दोबारा भी यही कहता हूँ कि सियासी लीडरों के साथ ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले माजी में भी हुए थे, मगर सियासी लीडरों को सियासी बन के इसका मुकाबला करना चाहिए, उनको छुपना नहीं चाहिए, उनको अपने कारकुनों के साथ जो रवाबित है वो कायम रखनी चाहिए, और कारकुन जिसके साथ हो तो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक है। कैसर तनवीर साहब की तरफ चलेंगे। कैसर साहब, आपको क्या लगता है, जो एक पॉइंट मैंने अभी उठाया है, पिक किया है शमीम शाहिद साहब की बात से, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वफादारियां तब्दील नहीं हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में वफादारियां इसलिए तब्दील नहीं हुई कि यहाँ पे गिरफ्तारियां अभी नहीं हुई? क्योंकि पंजाब में तो जिस गिरफ्तारी हुई फिर उसकी वफादारी तब्दील हुई। नहीं, ये मामला नहीं है। गिरफ्तारियां अगर हो भी जाए, हमने गिरफ्तारियां देखी है ना जी। अली मोहम्मद खान कहाँ से हैं? खैबर पख्तूनख्वा से हैं। शहरयार अफरीदी कहाँ से हैं? लेकिन वो एक दो लोग हैं, ज्यादा यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई नहीं है मरकजी क़यादत की। ये शायद अब तक कर चुके होते। परवेज खटक साहब को जहाँ तक जिक्र किया, या असद कैसर साहब का बुला के मीटिंग के लिए बातचीत का मैं समझता हूँ कि तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं, बातचीत का कोई सिलसिला नहीं है। और मामला ये है कि जिसने जितना कसूर किया है, जो जितना कसूरवार है, उस हवाले उसके हिसाब से उसके लिए शिकंजा तैयार है, और उसके मुताबिक गिरफ्तारियां हो भी रही हैं। और जहाँ तक अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां न होने की बात है ना, ये शायद प्लान का हिस्सा है। ये शायद इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग खुद ही हाथ खोला रखा जा रहा है, उनको इतना मवाद फराम कर दिया गया है, उनको इतनी चीजें बता दी गई हैं, दिखा दी गई हैं, वक्त आने पर वो खुद ही जो है पीछे हट जाएंगे। दो अहम लोग जो इस वक्त मिसिंग हैं, जो अहम लोगों के हवाले से ज्यादा बात होती है, मुराद सईद और आजम खान स्वाति। आजम खान स्वाति साहब के हवाले से मेरा जाती मेरे सोर्स से मेरे थ्रू रब्ता हुआ, वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मामलात ये हैं कि अभी जो उनके सीएम हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी डिग्री के हवाले से उनका केस चल रहा है। और ये भी आज की इत्तलात मैं आपको बता रहा हूँ, खबर है कि शायद ईद के बाद उनका कोई फैसला आ जाए और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी जो है वो कश्मीर की हुकूमत की तरह तब्दील हो जाए, तो फिर मामलात और मुख्तलिफ हो जाएंगे, और इसके कभी इम्कानात हैं। तो बात यह है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना हो, किसी की लोकेशन लेनी हो, किसी को अरेस्ट करके लाना हो, मुश्किल काम नहीं अच्छा है, ये कोई मामला नहीं है। जब चाहें जहां चाहें उठा के ले आए। आजम खान का मामला आपके सामने। आजम खान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो गुमशुदा हैं। हाई कोर्ट पूछती है इस्लामाबाद की, वो किधर हैं? कहते हैं कि तलाश जारी है, पुलिस अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। तो आजम खान आपको लगता है कि इतने मामूली इंसान थे, या इतना उनका मामला था? नहीं, वो ऐसे शख्सियत हैं कि जिसने साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत करीबी वक्त गुजारा। साबिक प्राइम मिनिस्टर के सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के तमाम तर मामलात को वो देखते रहे, उनकी हर चीज के ऊपर उनकी दस्तरस हासिल थी। तो अब थोड़े अरसे बाद जब वो नमूदार होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या वो दे आए हैं और क्या क्या वो ले आए हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी आपका कहना यह है कि हमें आने वाले वक्त को देखना चाहिए, तभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकेंगी। फहद, आपकी तरफ आते हैं। महकमा सेहत के हवाले से खबर है हमारे पास, खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात और आलात की ज्यादा कीमत पर खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। नैब नोटिस के मुताबिक आबिद मजीद को बयान कलम बंद करने के लिए 27 जून को यानी कि आज तलब किया गया था। तो क्या तफसीलात हैं इस हवाले से बताइए। ऐसा है कि अब ये केसेस निकले, चूँकि पिछली गवर्नमेंट PTI 11 साल से सूबे में गवर्नमेंट करती आई है, मुख्तलिफ महकमे हैं, ख़रीदारियाँ हुई हैं, और उसमें सबसे अहम बात यह है कि ख़रीदारियाँ महकमे सेहत में किसने की हैं। ठीक है, महकमे सेहत सेक्रेटरी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैठा कौन था? जो हेड था, जो पूरे सिस्टम को देख रहा था, इमरान खान के जो कज़न थे नौशरवान बरकी साहब। अब ये देखें, यहाँ पे DHOs में ख़रीदारियाँ हुई हैं, इनमें जो मेडिसन है, इसके अलावा जो मशीनें ख़रीदी गई हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अगर ये सारी स्टोरियाँ निकलें तो इसमें बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी। बहुत से ऐसे हैं, इवन शायद बरकी साहब का इसमें कोई लेना देना ना हो, लेकिन जो नीचे सतह पे है, अगर आप वो बाहर बैठे और वहाँ से कंट्रोल करें तो कुछ तो गड़बड़ होगा। आपने भी देखा है। तो ये 23 तारीख को उनको नोटिस जारी किया गया था। आज पेशी मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई ख़बर नहीं आई कि पेश हुए या नहीं हुए, कोई ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। लेकिन ऐसे जो महकमे सेहत में अगर ये खोज की जाए तो बहुत से केसेस ना सिर्फ महकमे सेहत में निकलेंगे, BRT में निकलेंगे, और जो जितने महकमे इरीगेशन देख लें, सबसे बड़ा महकमा है CNW इरीगेशन, जो तामीराती काम वगैरह करते हैं,
इनमें भी केसेस निकलेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट को ही अगर हम लेंगे तो शायद सेहत कार्ड सबसे बड़ा एग्जैक्टली सेहत कार्ड में तो ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं कि आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। जो रिसेंटली अभी पिछली दफा भी आया, फेक ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक शख्स जैली मतलब एक गुमशुदा शनाख्ती कार्ड पे उसका दूसरे बंदे का इलाज हुआ है अफगानी का, अभी रिसेंटली कुछ खबर सामने आई है। तो इसमें केसेस तो निकलेंगे, करप्शन निकलेगी। शमीम शाहिद साहब की तरफ चलेंगे। शमीम साहब, आपके पास कुछ इत्तलात हैं इस हवाले से? नेब नोटिस के मुताबिक आबिद मजीद को बयान करम बंद करने के लिए आज तलब किया गया था। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो है वो हम देख रहे हैं कि इंकशाफ सामने आया है कि अद्वियात और आलात की ज़्यादा कीमत पर खरीदारी की गई है। तो कुछ इत्तलात हैं आपके पास हमारे नाजरीन के लिए इस हवाले से? मैं तो आबिद मजीद के बयान का तो मुझे कोई इल्म नहीं है, मगर ये है कि महकमा सेहत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में जो कुछ हुआ है, अगर देखें तो सबसे पहले तो जब 2013 में हुकूमत बन गई तो उसी के पहले साल उस वक्त एक वजीर को करप्शन के इल्जाम में बरतरफ किया गया था, और फिर नौशरवान बरकी के हवाले किया गया। MTI सिस्टम जो तकरीबन 9-10 अस्पतालों में है, तो उसको डॉक्टरों ने, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे जिनकी बहुत ज्यादा खिदमात थी, उन्होंने मुस्तरद करके उनके खिलाफ इस्तीफे भी दिए थे। बाकी मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो महकमा सेहत में जो इल्जामात है तो बहुत ज्यादा है, और इसके बारे में तहकीकात भी होनी चाहिए। नेब ने भी नोटिस दिए हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है ये सियासी बुनियादों पर किया जा रहा है। ये इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि मतलब आप महकमा सेहत को या महकमा तालीम की जो 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 सिस्टम है उसको ठीक कर दे, इसमें जो गलती है उसको निकाल दे। ये सियासत की बुनियाद पर नेब के जरिए लोगों को हरासा करना या एंटी करप्शन के जरिए या FIA के जरिए, मेरे ख्याल में ये मसाइल का हल नहीं है। इसमें ठीक है, एक बंदे को तो आप प्रेशराइज करके उनसे अपनी मर्जी के आप बयान लिखवा देते या उनकी अपनी मर्जी का फैसला कर देते, मगर ये है अगर हुकूमत चाहे या एक इदारे चाहे कि सिस्टम ठीक हो जाए तो उसको ये जो तहकीकात का सिलसिला है या जो एहतसाब का सिलसिला है, इसको बगैर सियासी मुदाखलत के ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अहदाफ के आगे ले जाना होगा। बिल्कुल ठीक है। कैसे तनवीर साहब, आपको क्या लगता है? शमीम साहब ने कहा कि ये जो करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऊपर तले, हमने BRT के हवाले से देखा कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा करप्टेड तो BRT ही था। सेहत कार्ड के हवाले से हमने खबरें सुनी। अभी ये जो है नया पंडोरा बॉक्स खुला है कि अद्वियात की जो खरीदारी की जा रही है वो आलात और अद्वियात दोनों ही इंतहाई ज़्यादा कीमत पर लिए गए हैं। तो क्या वाकई ये सियासत का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सियासी पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं जो कि दबाव में लाने के लिए की जा रही हैं, प्रेशर डाला जा रहा है? लेकिन जब तक कोई नताइज नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल यही तस्वर किया जाएगा कि ये सिर्फ सियासी मामलात को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत इस तरह के इक़दाम कर रही है, इदारों को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ महकमा सेहत और महकमा तालीम जो हैं, ये दो ऐसे शोबे थे जिनके अंदर काम की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। इसके अंदर बहुत बेहतरी लाने के लिए साबका हुकूमत ने इक़दाम करने की बात की कि हम लोग ये कर रहे हैं, एमरजेंसी ला रहे हैं, सेहत की एमरजेंसी, तालीमी एमरजेंसी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो पिछले 5 सालों में इन दोनों शोबों के साथ हुआ है वो नागुफ्ता बे है। और मामलात ये हैं कि जो महकमा सेहत है इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। मेरे घर में मैं देखें, हर घर के अंदर आपको पता है कि मरीज मौजूद है, हर घर के अंदर मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा पेशेंट जरूर होता है आजकल के हालात के अंदर, आजकल के दौर के अंदर, जो रोजाना की बुनियाद पर और माहाना की बुनियाद पर अद्वियात का इस्तेमाल करता है। मेरे घर में 100,000 रुपीज से ज्यादा की माहाना की सिर्फ मेडिसिन आती हैं। वो किस तरह से किसके इस्तेमाल में आती है, क्या वो हमें पता है कि हर दफा जब आप दवाई लेने के लिए जाते हो मार्केट में उसका एक रेट होता है, दूसरी दफा जाते हो तो उसका रेट दूसरा होता है, तीसरी दफा जाते हो उसका रेट तीसरा होता है। हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर बैठे वो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने सारे सिस्टम को ठीक करना था वो उसके अंदर बराह रास्त शामिल रहे हैं और अब भी शामिल हैं। और अगर कोई आगे ये कहता है कि फलाने को नैब ने तलब कर लिया, फलाने को नैब ने सवालात भिजवा दिए। आमिर कियानी साहब इधर हमारे पास मौजूद थे फेडरल के अंदर पिछले दौर हुकूमत में, तब भी मामला बिगड़े हुए थे। हमने बड़े सरकारी अस्पतालों के हालात देखे, उनके अंदर जो अद्वियात थी करोड़ों रुपए की आती थी, लेकिन एक गरीब